जी स्टूडेंट, तो बात हो रही थी एक्सप्लेनेटरी पर्पस की। हम देख रहे थे कि कुछ जो प्रोसीजर आपने अपने रिसर्च के लिए अप्लाई किए हुए हैं उसमें आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। अब ये जो चेंजिंग कर रहे हैं आप अपने उस प्रोसीजर के ऊपर, तो इस चेंज का क्या असर पड़ रहा है आपके प्रोसेस के ऊपर, आपके प्रोसीजर के या आपकी रिसर्च के ऊपर, क्या असर पड़ रहा है। ये जो आप अपने प्रोसीजर में चेंजिंग कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है, इस चीज को समझने के लिए ये एक्सप्लोरेटरी पर्पस हमारे सामने आता है। यानी हम अपनी रिसर्च में जिन प्रोसीजर्स को अप्लाई करेंगे और उनको फिर चेंज करेंगे, तो चेंजेस करने से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझना भी जरूरी है, लाजमी तौर पे उसको समझना जरूरी है। तो इस मकसद के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। रनिंग एक्सपेरिमेंट्स इज द मोस्ट पॉपुलर। अब यहाँ पे वो देखता है, कहते हैं कि जो मौजूदा आपका तजर्बा चल रहा है, जिस प्रोसीजर से आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? करंटली वो आप उस पे काम वो आप उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, एक प्रोसीजर से आप एक एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर तो बिल्कुल सही हो जाता है, आप अपने मकसद में, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट, वो तजर्बा जिस प्रोसीजर के हिसाब से किया गया है वो ठीक है। और अगर वो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं करते, नाकाम हो जाते हैं, तो फिर भी वो करंट जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वो फिर भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि उससे से ही आपको पता चलेगा कि हमारी खामियां कहाँ थी, कहाँ पे हमारी फेलियर्स जो है, हम किन वजूहत पे हमारी फेलियर्स हुई। ये चीजें जो है वो आपको इस करंट एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा, या जो रनिंग एक्सपेरिमेंट है वो आपको बताएगा। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी की है कि अ स्टडी दैट इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ rebranding on the customer's loyalty. स्टूडेंट्स, लॉयलिटी आप जानते हैं, काबिल भरोसा होना, किसी का बिल्कुल सही होना आपके बारे में, या कस्टमर लॉयलिटी का मतलब ये है कि आपका कस्टमर आपसे बिल्कुल ठीक है, ईमानदारी से आपके साथ चल रहा है, ये कस्टमर लॉयलिटी। अब अच्छा, रीब्रांडिंग का मतलब, यहाँ मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिख दी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी चीज बनाई है या कोई भी वे उसने अडॉप्ट किया है, अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो ये रीब्रांडिंग कहलाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, या कोई प्रोडक्ट है, सी ऑर्गेनाइजेशन के वे को उसने कोई तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है, कोई भी काम करने के लिए उसने तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है, और उसको कस्टमर चेंज कर दे, या किसी कंपनी को प्रोडक्ट बनाई है उसको कस्टमर चेंज कर दे और अपने नाम से उसको फरोख्त करने लग जाए या अपना नाम दे दे, तो इस चेंज को हम रीब्रांडिंग का नाम देते हैं। अब अगर तो कस्टमर ऐसा नहीं करता, इसका मतलब है उसकी लॉयलिटी है आपके साथ। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर लॉयलिटी नहीं है। अब इसी कस्टमर की लॉयलिटी को आप देखना चाहते हैं कि वो आपके साथ कितना ईमानदार है, तो उसके लिए जो आप स्टडी करते हैं, आप जो रिसर्च करते हैं, जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये चीज जो है वो, ये भी आपकी रिसर्च का एक मकसद हो सकता है। आप जो रिसर्च करेंगे, जो स्टडी करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर कितना लॉयल है आपके साथ, लॉयलिटी में है आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, इस मकसद के लिए भी हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यह हमारे पास रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे हम अपनी रिसर्च को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, या आप ये कह लें कि
जो रिसर्च है, अगर ये चीजें उसमें शामिल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी रिसर्च है। अभी तो हम पर्पस को देख रहे थे, या कुछ चीजों का रिसर्च के अंदर होना जरूरी है जिनको हम करेक्टरिस्टिक्स का नाम दे सकते। सबसे पहले, गुड रिसर्च फॉलोज अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ये वही बात आ गई जिसपे हमने बड़ी डिटेल से बात की है कि जो अच्छी रिसर्च होगी वो एक सिस्टमेटिक वे को अडॉप्ट करेगी। किस लिए? ताकि सही डाटा लिया जा सके, सही डाटा, एक्यूरेट डाटा कैप्चर किया जा सके। और स्टूडेंट, इसमें एक बड़ी अहम बात आ रही है कि रिसर्चर्स नीड टू प्रैक्टिस एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। स्टूडेंट्स, ये एथिक्स जो है, ये रूल्स होते हैं या गाइडेंस होती है किसी भी बंदे को सही काम करने के लिए, ये गाइडेंस होती है, एथिक्स। ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, हम इस पे बात नहीं कर सकते डिटेल में। मैं सिंपली आपको ये बता दूं, कोई भी बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा तो वो काम उसने सही, अगर आप उससे काम करवाना चाहते हैं तो उसको एथिक्स उसके ऊपर अप्लाई कर दिए जाएंगे, रूल्स गाइडेंस उसके ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी, जिनको वो फॉलो करेगा और फिर सही काम करेगा। एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, आप कोई प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उसके लिए बकायदा रूल्स हैं। आपको एक ज़ाब्ता दे दिया गया है कि भाई इनको आपको लाजमी फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाके आप सही काम कर सकते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसी चीजों को कोड ऑफ कंडक्ट का नाम दिया जाता है। तो आप जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो रिसर्चर को लाजमी है कि वो एथिक्स को फॉलो करे और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे और कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम करे। ये चीज जरूरी है। अगर ऐसा काम हो रहा है, इस तरीके से रिसर्च हो रही है, एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जा रहा है, तो फिर आपकी वो रिसर्च है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो रिसर्च नहीं है, आप उसको रिसर्च का नाम नहीं दे सकते। नंबर 2, द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड इन्वॉल्व्स बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स में आपको समझा चुका हूं। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। आप जो भी एनालिसिस करेंगे उनमें उसमें जिन चीजों को आप एनालाइज करेंगे वो आपकी लॉजिकली होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी चीज उठा के आप उसको एनालाइज करने बैठ जाएं, उसका तज्जिया करने बैठ जाएं। नहीं, आप जिन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, जिन चीजों को आप तज्जिया कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, आपकी प्रॉब्लम जो करंट इशू जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो उससे मुताबिकत होनी चाहिए उसकी। फिर जाके आप कह सकते हैं कि ये मेरा जो काम चल रहा है, ये मेरी रिसर्च है। Number 3, real-time data and knowledge is driven from actual observation in the natural setting. Students, real-time data का मतलब ये है कि आपको वही डाटा लेना चाहिए जो आपको चाहिए। और ये कहां से आपको मिलेगा? आपको एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप नेचुरल सेटिंग के हिसाब से। नेचुरल सेटिंग का मतलब ये स्टूडेंट्स, आप हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यही उसकी नेचुरल सेटिंग है। आप उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ही ले रहे हैं, उन्हीं को ऑब्जर्वेशन में लेके आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आप बिल्कुल सही, ये आपकी रिसर्च है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, सॉल्यूशन के हिसाब से उसकी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, आप उनको ले रहे हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में लेके आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी रिसर्च है। नंबर 4, there is an in-depth analysis of data collected so that there are no anomalies associated with it. स्टूडेंट्स, पहले हम इन डेप्थ की बात करें। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि इन डेप्थ एनालिसिस अटेम्प्ट टू एक्सपोज एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अ सर्टेन प्रॉब्लम, इश्यूज एंड फिनोमेना। स्टूडेंट्स, इन डेप्थ एनालिसिस में आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, आप उनको पूरी डिटेल्स के साथ मेंशन करते हैं।
पूरी डिटेल के साथ उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपकी इन डेप्थ एनालिसिस है। अब यहां पे वो क्या कर रहा है, अगर आप अपनी रिसर्च में इन डेप्थ एनालिसिस को शामिल किया हुआ है, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में, अपने इस वर्क में इन डेप्थ एनालिसिस को शामिल किया हुआ है, तो ये आपकी रिसर्च है। यानी आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी डिटेल के साथ मेंशन करें, पूरी तफसील के साथ उसको बयान करें। पूरी तफसील के साथ अपनी प्रॉब्लम को इन डेप्थ एनालिसिस में मेंशन करें, ताकि कोई अनॉमलीज उसके साथ अटैच ना रहें, कोई अनॉमलीज उसके साथ ना रहें। अच्छा, अनॉमलीज स्टूडेंट्स, मोस्टली अनॉमलीज की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन में देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेज होती हैं जब आपका अननॉर्मलाइज्ड डाटा आपके सामने आता है। मीन आपके सामने कुछ डाटा आया, उसको आपने एनालाइज ना किया, अपनी रिसर्च में शामिल कर लिया, तो बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जो बाद में प्रॉब्लम्स आ रही है, ये आपकी अनॉमलीज हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी डिटेल के साथ मेंशन करेंगे तो फिर ये अनॉमलीज नहीं आ सकती। आपको हर बात का पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने उसका रेसोल्यूशन निकालना है, तो फिर अनॉमलीज नहीं आपकी आएंगी, बाद में आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स रेज नहीं होंगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी रिसर्च है। मजीद स्टूडेंट्स, इट क्रिएट्स अ पाथ फॉर जनरेटिंग न्यू क्वेश्चन। वही बात आ गई, नए नए क्वेश्चन आप जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाएंगे, नए नए क्वेश्चन आपके जहन में आते जाएंगे, और जब नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मजीद रिसर्च का काम करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हो रहा है, ये आपकी रिसर्च है। इट इज एनालिटिकल एंड यूजेस द available data so that there are no ambiguity in the inference. Students, आपकी रिसर्च में जो डाटा आएगा वो आपका एनालिटिकल डाटा होगा, जिसको आपने एनालाइज किया होगा। बहुत सारी चीजें होती है एनालिटिकल में, इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। तो रिसर्च में अगर आपके पास एनालिटिकल डाटा आ रहा है और उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, अच्छा एम्बिग्युइटी किसी चीज का मुबहम होना, ऐसी चीज जिसको आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, वो एम्बिग्युइटी है। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे, एम्बिग्युइटी रहेगी। अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है, एम्बिग्युइटी नहीं है, तो ये जो काम है ये आपका रिसर्च है। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में, आपकी स्टडी में चीजें शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी रिसर्च है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने रिसर्च पे डिस्कशन की, उसके पर्पसेस को देखा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।